नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हीट एंड टेम्परेचर में आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का नियम जो मुझे बताना था, एक टॉपिक बस बचा हुआ है। हालांकि इसका नोट्स आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा, मैंने एप्लीकेशन में डाल रखा है भाई। बस इसका पूरा कंसेप्ट मुझे देना है। जैसे कि सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्यतम नियम क्या है, इसको मैंने पूरा बता देना है। फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुझे पूरा बता दे रहा है, पूरा कंसेप्ट के साथ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग दो स्टेटमेंट देखेंगे, दो साइंटिस्ट, एक है कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या उन्होंने दिया है, और एक है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है। और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हमें ये पता चला था कि इंट्रोपी जो होती है इनवर्स की, वो केवल या तो इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, उसको अभी हम लोग समझ लेंगे। एंड देन फिर हम लोगों को एक लास्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ जो क्या दिया था भाई, जो इंट्रोपी के कंसेप्ट के बारे में बतलाया था। ठीक है। तो फिर फाइनली हम लोगों का खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर इसका बचेगा न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी कराया है और एप्लीकेशन पे भी करा दिया, तो वो वीडियो आपको सेपरेट मिलेगी न्यूमेरिकल्स की। ये पूरा क्लास आपका कंसेप्चुअल क्लास रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जो लॉ को हम लोगों को देखना है, उस लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। देखिए, सारी चीज़ें लिखी हुई है लेकिन फिर भी मैं लिखना चाहूँगा ताकि चीज़ों को समझाने और आपको भी समझने में थोड़ा मजा आएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे भाई मेरे हिंदी वाले, ऊष्मागतिकी का शून्यतम नियम। परेशान नहीं होइएगा, देखिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। यहाँ इंग्लिश हिंदी, देखिए हिंदी है, यहाँ पे पूरा कहानी इंग्लिश में है। चलिए देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया है पहले समझ लीजिए। एक वर्ड पहले आप समझना है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या समझना है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो तापमान है वो क्या होगा, नियत होगा। ये पहला एक वर्ड मैं अभी आपको इस्तेमाल करूंगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उसका मतलब क्या है वो पहले आप समझ लीजिए, टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो आप इसका हिंदी नहीं समझ पा रहे तो इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे तापीय संतुलन। ठीक है, क्या कहेंगे सर, तापीय संतुलन। थर्मल इक्विलिब्रियम जब भी मैं कहूं मतलब आपको समझ जाना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब आइए देखिए, तीन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक आपका ऑब्जेक्ट ए है, एक आपका ऑब्जेक्ट बी है और एक आपका ऑब्जेक्ट सी है। ठीक है। इस ए ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो टी ए है और ऑब्जेक्ट बी का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर है टी बी। तो कहा यह गया है आपसे कि जो ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर ए है वो इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल्स टू है दोनों का टेम्परेचर। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट ए का जो तापमान है वही तापमान आपका बी का है। इट मीन्स क्या हो गया भाई, दोनों आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और ये भी कहा गया कि जो आपका बी और सी है ये भी क्या है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और आपका ए और बी क्या हो जाएगा, ये भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर बी और सी भी अगर आपका, एक मिनट, अगर बी और सी भी अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स क्या हो जाएगा सर, टी बी इक्वल्स टू टी सी नहीं हो जाएगा। यानी कि जो बी ऑब्जेक्ट का जो तापमान होगा वही तापमान ऑब्जेक्ट सी का होगा। तो जब, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं, इफ, क्या इफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सिक्स, देन डायरेक्टली जो आपका सी और ए होगा ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब देन ऑब्जेक्ट ऑफ सी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए का जो टेम्परेचर होगा। ठीक है। चलिए अब मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं समाप्त कर रहा हूं बस एक दो लाइन में। इफ ऑब्जेक्ट ए का जो तापमान है अगर बी के तापमान के बराबर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बी का जो तापमान है अगर वो सी के बराबर हो जाएगा, देन जो आपका ऑब्जेक्ट ए का जो तापमान है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये ऑटोमेटिक आपका ए और सी क्या हो जाएगा भाई, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यही क्या कहा गया है, आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया। ठीक है। अब आइए, आपने थर्मामीटर के बारे सुना होगा नाम भाई, है ना। आपने किसके बारे सुना होगा नाम, थर्मामीटर के बारे नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है सर, आपने थर्मामीटर का नाम सुना है। थर्मामीटर का काम क्या है सर, तापमान का मेजरमेंट करना। यानी किसका मेजरमेंट करना सर, टेम्परेचर को मेजर करना, है ना। क्या करता है भाई, टेम्परेचर को मेजर करता है।
तो ये जो आपकी थर्मामीटर है, ये जो थर्मामीटर है किस नियम पर आधारित हो, तो याद रखिएगा ये सब पूछेगा क्वेश्चन, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर ही आधारित है। यानी कि थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन दिस लॉ, यानी कौन सा लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और देखिए थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना। तो आपसे कई बार बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाएगा, जब आप 1 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी में, तो यही क्वेश्चन आपको अलग बना रहा होगा। यहाँ थर्मामीटर सभी पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं भाई। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए थर्मामीटर का काम ही है टेम्परेचर मेजरमेंट करना। तो टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट भी किस नियम पर आधारित है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर आधारित है। तो 3-4 चीजें पहले मैं आपको यहाँ पे फटाफट कंटेंट में आइए भाई। ये जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ लिखा गया कि 3 वस्तुएं ए, बी एंड सी है, जिनका तापमान ए, टेम्परेचर बी, टेम्परेचर सी है। अगर ए का तापमान बी के बराबर है और बी का तापमान सी के बराबर है, तो ए और सी का ताप आपस में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तापीय संतुलन में हो जाएगा, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही कहानी इंग्लिश में लिखी गई है। यहाँ ऑब्जेक्ट ए लिया गया है, ऑब्जेक्ट बी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टी ए इक्वल टू टी बी है। और आपका बी और सी अगर एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि टीबी इक्वल टू टीसी है, देन आपका टीए इक्वल टू टीसी हो जाएगा। क्लियर है। थर्मामीटर इसी नियम पर आधारित है, थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन दिस लॉ। तापमान और तापमान का मापन भी इसी नियम पर आधारित है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट बेस्ड ऑन दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ। देखिए 3 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन थर्मामीटर किस नियम पर आधारित है भाई, पूछेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट किस नियम पर काम करता है। और अगर इस लॉ पे कंसेप्चुअली कुछ भी पूछना होगा तो ये बस ये आप अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और, आप अब देखिए मैंने आपको भाई हीट एंड टेम्परेचर में थर्मामीटर पूरा पढ़ाया है। क्या क्या पहले बताया था भाई, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर, डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर, ये 3 तो बहुत शानदार पढ़ के जाना। इसके अलावा रोमर थर्मामीटर भी होता है और एक आपका रैंकाइन साइकिल भी थर्मामीटर होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के बारे में बता दिया जाए तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये आपका कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट भी इस प्रकार से आपने पूरा केल्विन का भी पढ़ा है ना। तो खैर ये सब सारी चीज़ों को हटाइए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए थर्मामीटर में अगर कुछ नया पैटर्न अगर पूछना रहा तो थर्मामीटर से नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको एरर थर्मामीटर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको एरर थर्मामीटर दिया हुआ रहेगा और उससे आपको टेम्परेचर निकालने बोलेगा। बस ये आपका एक नया पैटर्न में पूछा जा सकता है जो मैंने करवा दिया है एप्लीकेशन में। चलिए तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ। चलिए भाई अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया नहीं बोला गया। पहले इसको हम लोग हटा ले रहे हैं भाई। चलिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या अब हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मा गतिकी का क्या होगा, ये प्रथम नियम होगा। देखिए एक चीज पहले समझ लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आपने भाई बाइक चलाया होगा, है ना, बिल्कुल ही चलाया होगा। आपने बाइक चलाया होगा, यहाँ पे बैठा होगा भाई और ये आपने हैंडल इस प्रकार संभाला, ठीक है। अब ये जो बाइक है, ये बाइक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। क्या यह बाइक ऐसे ही चल जाता है, यानी अगर आप एक स्थान से, अगर आप यहाँ पे खड़े थे तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यानी आप यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो आपको लेके कौन जा रहा है, ये बाइक लेके जा रहा है। तो ये बाइक क्या कर रहा होगा भाई, वर्क कर रहा है ना। तो ये वर्क क्या ऐसा ही कर रहा है, नहीं, आप इसके बदले क्या कर रहे हैं भाई, इसको इनपुट दे रहे हैं। यानी कि आप इनपुट देने का मतलब क्या कर रहे हैं सर, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप इनपुट दे रहे हैं एज ए एनर्जी आप बाइक को क्या देते हैं सर, फ्यूल भरते हैं, ठीक है। तो अब आपको जाके वर्क या फिर कह ले तो आपको आउटपुट मिलता है। तो क्या अगर आपने 10 लीटर का तेल फिलअप किया है तो जितना 10 लीटर का एनर्जी है, मैं मान के चलता हूँ 10 लीटर जो पेट्रोल आपने फिलअप किया, इसकी जो एनर्जी मिलेगी 30 जूल मिलेगी। तो क्या 30 जूल आपको वर्क मिल जाता है, नहीं, आपको 30 जूल का वर्क नहीं मिलेगा। यहाँ हो सकता है 28 जूल मिल सकता है, बहुत अच्छी इंजन है तो 29 जूल मिलेगी, बहुत पुरानी इंजन है तो 25 जूल। तो रेस्ट जो आपकी एनर्जी बच गई है वो किस में खपत होती है, तो ये बाइक का जो इंजन का पार्ट है या बाइक का और जो भी पार्ट या कल पुर्जा है उसमें क्या होता है भाई, खपत होता है। उसके इंटरनल पार्ट को गर्म करने में वो एनर्जी यूज हो जाती है। मतलब अगर आपने इनपुट दिया 30 जूल तो आपको मिला आउटपुट 25 जूल। तो ये जो 5 जूल जो गेम हुआ ना, ये गेम क्या हुआ, आपका इंटरनल पार्ट को गर्म करने में। यानी कि कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि जनरेटर है तो जनरेटर में आपने डीजल डाला तो उससे आपको जो आउटपुट मिली वो आपने जितना इनपुट डाला उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता। उसका कुछ पार्ट जो है जनरेटर के
जितने भी इक्विपमेंट है उसको गर्म करने में भाई खर्च हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इससे क्या संबंध है, अब हम इससे आपको कोरिलेट करवाते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया ना, चलिए पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं नोट से, फिर आपको समझा देते हैं। देखिए देखिए नोट्स मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि भाई अब आपके 1-2 दिन के बाद मतलब 4 दिन के बाद आपका एग्जाम भी है, तो समय कम ही लगे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें खत्म करूँ, लेकिन लिखी हुई है बड़ी तरीके वे में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है पढ़ने में। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित का मतलब क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है वो क्या है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड, यानी कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया भाई, फ्यूल डाला, ठीक है, तो फ्यूल की जो एनर्जी थी वो क्या किया, आपको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में खर्च हो गया। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर आपको देखने को मिल सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी को आप उत्पन्न कर लिए या एनर्जी को खत्म कर दिया। एनर्जी ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो प्रोड्यूस की जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। वही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया है, अब यहां मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो बातें बताई गई आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बात बताया गया है कि आपका कोई भी इंजन या कोई भी मशीन बोल लीजिए या कोई भी आपका सिस्टम है, ठीक है, आप सिस्टम मतलब कि वो सिस्टम मशीन, आप मशीन को ये सिस्टम बना लीजिए या इंजन को ये सिस्टम बना लीजिए, तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है या कोई भी ऐसा मशीन नहीं या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने जितना इनपुट दिया या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि आपने जितनी एनर्जी दी उतना आपने उसको एज ए आउटपुट आप उससे वर्क करवा लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि मान के चलिए कि कोई एक सिस्टम है, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि कोई एक इंजन है, ठीक है, आपने क्या किया भाई, इसको हीट दिया है, क्यू एस मतलब कि हीट सप्लाई किया है आपने, तो आपने हीट सप्लाई किया है 10 जूल का, तो इस इंजन ने जो वर्क किया होगा, ये आपको वर्क जो किया है वो 8 जूल का वर्क किया है। रेस्ट जो 2 जूल है यानी कि क्यू आर, इसको मैं जो बोल रहा हूं 2 जूल जो है यानी कि हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड है, जो ये सराउंडिंग में चला गया यानी वातावरण में रिजेक्ट हो गया, यानी ये 2 जूल का क्या हुआ भाई, ये 2 जूल आप इसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यानी यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया है कि आप जितना इनपुट देते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना सकते हैं कि आप जितना इनपुट देंगे उतना आप उससे आउटपुट वर्क करवा ही लेंगे। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होता है भाई, लॉस होता है उस इंजन के इक्विपमेंट को गर्म करने में, या फिर वो सराउंडिंग में चला जाता है वो हीट। यही बोला गया है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब आइएगा कुछ चीजों को समझिए। एक होता है सोर्स, ठीक है, सोर्स हम उसे बोलते हैं जिससे आपको क्या किया जाता है, हीट सप्लाई किया जाता है, हीट दिया जाता है। तो भाई अगर ये हीट सप्लाई कर रहा है तो इसका टेम्परेचर T1 हो गया, ठीक है, इसने इंजन को हीट दिया है, ठीक है, इसने इंजन को हीट दिया तो इस इंजन ने क्या किया भाई, वर्क कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। इसने जो भी वर्क किया होगा लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। तो जो हीट रिलीज होती है वो कहाँ जाती है, सिंक में। यानी सिंक क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है जो हीट रिजेक्टेड होता है मशीन के द्वारा, इंजन के द्वारा या सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ये आप अब इस सिंक के पास भी अपना कुछ टेम्परेचर होगा। देखिए मान लीजिए आपने 10 जूल हीट आपने सप्लाई किया, ठीक है, इस सोर्स ने सप्लाई किया, इसने 8 जूल का कार्य कर दिया, 2 जूल इसने हीट रिजेक्ट किया, तो इसका जो तापमान होगा टेम्परेचर 2 वो क्या होगा भाई, कंपैरेटिवली कम होगा इस T1 से। अगर इसका तापमान ज्यादा है तभी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट कहां से कहां जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए आप यहां से इफिशियंसी, अच्छा एक चीज यहां पे पहले बताइए, ये जैसे आपका इंजन हो गया, ठीक है, तो इस इंजन को मैं एक पॉइंट मान ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा इस इंजन पे क्या आ रहा है सर, आपका हीट सप्लाई आ रहा है ना, ये देखिएगा हीट सप्लाई आ रहा है, तो एज ए इनपुट ये डायरेक्शन देखिएगा एरो का, ये यहाँ पे क्या आया सर, क्यू एस आया, ठीक है। अब इस इंजन से बाहर निकलता हुआ एक एरो मैंने बनाया, वो क्या है सर, वर्क है। चलिए मैं बाहर निकलता हुआ एक एरो बना रहा हूं जो आपका क्या होगा, ये वर्क है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका वर्क है। और इसी इंजन से एक और बाहर निकलता हुआ एरो बनाया जिसको बताया गया क्यू आर, है ना, क्या हो गया सर, ये आपका एक और बाहर निकलता हुआ जिसको मैंने बोला क्यू आर। अब इस पॉइंट पे मुझे बताइए इनपुट कौन सा है, ठीक है, और मुझे बताइए आउटपुट कौन सा है। अगर एक बात और मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि आपने हीट सप्लाई किया था 10 जूल और आपने जो इससे वर्क करवा लिया 8 जूल और आपका हीट रिजेक्ट कितना होगा सर, 2 जूल। तो भाई इस पॉइंट पे इनपुट क्या है आपका, क्यू एस है ना, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड मिल रहा है। तो
क्यू एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस क्यू आर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए इफिशियंसी निकालना सीखे। इफिशियंसी को देखिए, मैंने एक हीट इंजन के बारे एक वीडियो डाला 20 मिनट का यूट्यूब पे, वो मैंने कोर्स में भी नहीं डाला वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे डाला, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मास वेट डेंसिटी के चैप्टर में भी पढ़ा जा सकता है, सिंपल लीवर मशीन में भी पढ़ा जाता है, और ये हीट एंड टेम्परेचर में भी पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे ही करवा रखा है। देखिए खैर यहाँ पे भी फिर देख लीजिए, इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है सर, आउटपुट अपन इनपुट होता है। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, यानी इफिशियंसी कहने का मतलब है दक्षता, वो क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट होता है। तो आउटपुट आपको क्या मिला है, यहां पे देखिएगा आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, वर्क डन प्लस क्यू आर, है ना, बताइएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया रहेगा आउटपुट का वैल्यू इनपुट का वैल्यू, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको वर्क का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्यूएस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्यू आर का वैल्यू दिया रहेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए भाई, इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट आपको क्या मिला है सर, वर्क मिला है प्लस क्या मिला है आपको, क्यू आर मिला, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई, सॉरी आउटपुट आपको क्या मिला है, यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, इफिशियंसी इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट एज ए बल में क्या मिल रहा है आपको बताइएगा, वर्क मिल रहा है, ठीक है। और आपने क्या क्या इनपुट जो दिया था, क्या क्यू एस दिया था, है ना। एक तो आप डायरेक्ट वर्क का वैल्यू पुट कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में रहेगा, और हीट सप्लाई तो आप यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिएगा परसेंटेज में। इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, देखिए यहां से आप वर्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू एस माइनस क्यू आर, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे आप हो सकता है वर्क ना दे करके आपको क्यू एस और क्यू आर का वैल्यू दे दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला भी यूज करके आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस, ये हो जाएगा आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है सर, आउटपुट अपन इनपुट होता था, आपको आउटपुट एज अ वर्क मिला, आपने इनपुट क्या दिया, क्यू एस दिया, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे सर आउटपुट जो है, यहाँ पे आपने आउटपुट में तो क्यू आर को भी लिखा था भाई, देखिए यहाँ पे इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट मैं नहीं लिखूंगा, चलिए हटाइए, ये आप लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो। एक्चुअली यहाँ मुझे ये बताना था कि LHS इक्वल्स टू RHS होगा, ठीक है ना। तो LHS इक्वल्स टू RHS कहने का मतलब ये था कि आपने जितना हीट दिया, यानी कि हीट जितना आपने सप्लाई किया 10 जूल, वर्क कितना हुआ 8 जूल, और हीट रिजेक्ट हुआ 2 जूल, था LHS इक्वल्स टू RHS हुआ ना, इसलिए इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट हटा दीजिएगा माइंड में। आउटपुट तो आपको यही ना मिल रहा भाई, आपने इस मशीन से क्या चाहा था, आउटपुट चाहा था। या फिर बाइक का ही एग्जांपल लीजिए, आप बाइक से क्या करना चाह रहे थे, यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे थे, जिसके लिए आपने 10 लीटर डलवाया, लेकिन आपका जो काम हुआ 8 लीटर का, 2 लीटर वो भाई इंजन को गर्म करने, तो ये आपको क्या आउटपुट मिला, नहीं, आउटपुट तो यही रहा, वर्क ही रहता है आउटपुट, ठीक है। ये मैं आपको इक्वेशन ये बताने के लिए मैंने LHS इक्वल्स टू RHS किया, ताकि आपको वर्क जब नहीं दिया रहेगा, QS QR दिया रहेगा, तो आप इसको यूज कर सके। समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब आइए पहले नोट्स में क्या क्या चीजें छूटा है, क्या क्या चीजें नहीं छूटी है, उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। चलिए भाई, अच्छा एक चीज को और मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया यहाँ मैंने आपको ये बताया सर, चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। देखिए हमने आपको भी यहाँ पे क्या बताया कि ये आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम को आपने क्या किया सर, QS यानी हीट सप्लाई किया, कहाँ से, हीट सप्लाई जहां से होता है उसको हम सोर्स करते हैं। हीट रिजेक्ट जो होगा सर वो कहाँ जाएगा, आपका सिंक में, और यहाँ से आपने वर्क करवा लिया। तो आपने QS 10 जूल दिया, तो वर्क आपको 10 जूल से कम ही मिलेगा, यानी कि 8 या तो आपको 9 जूल मिल सकता है, 8 जूल मिल सकता है, 9.5 जूल मिल सकता है, 7 जूल मिल सकता है, जो भी मिलेगा। यानी आपने यहां से एक और इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, आपने यहां से एक और इक्वेशन फाइंड आउट क्या कर लिया, क्या कर लिया आपने, कि आप जो हीट सप्लाई किए हैं, यानी ये जो हीट आपने सप्लाई किए, उतना हीट सप्लाई जो आपने एनर्जी के फॉर्म में आपने इस मशीन को दिया या इस सिस्टम को दिया, वो सिस्टम उतना एनर्जी एज ए आउटपुट आपको नहीं देती है, यानी एज ए वर्क आप उतना एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, यानी कि QS नेवर इक्वल्स टू W होगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे एक बात बताइए, आपने ये समझ लिया कि सर आप जितना भी एनर्जी दे लो, मशीन उतना आपको आउटपुट नहीं देता, यानी कि इफिशियंसी जो मशीन की होती है वो नेवर बी 100%, ठीक है, नेवर बी 100%, यानी कोई भी मशीन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो, ठीक है। और अगर इफिशियंसी 100% हो गई, इट मीन्स अगर इफिशियंसी आपकी 100% हो गई, इसका मतलब क्या, आपने जितना हीट सप्लाई किया उतना ही आपने उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, बट ये नॉट पॉसिबल है भाई, ठीक है। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अब कुछ नहीं बचा आपका, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात है, सिस्टम है, सिस्टम में आपने हीट सप्लाई किया है, इससे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक पार्ट जो गर्म करने में लगाना, उसको हमने इंटरनल एनर्जी कहा, जिसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्क हुआ डेल्टा W। तो डेल्टा क्यू जो आपने उष्मा दिया, डेल्टा यू यानी कि वो एनर्जी
चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि वो एनर्जी जो गाड़ी के पार्ट को या जनरेटर के पार्ट को या मशीन के पार्ट को आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो गया भाई, ठीक है, उसको हमने आउटपुट में नहीं ले पाया, और वर्क डन, ये हो गया वर्क डन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट साइन के बारे में आपको बताना है, समझाना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेस ले लिया जाए, चलिए भाई, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको इंपॉर्टेंट है समझना। देखिएगा भाई, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं सिस्टम बना लूँ, ये हो गया आपका सिस्टम, ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब आप सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, यानी क्यों, जब आप, यानी कि जब ये आपका क्या, इधर आपका बाहर ये सब क्या है, आपका सराउंडिंग है ना भाई, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका सराउंडिंग, SURROUNDING सराउंडिंग, ठीक है। यानी कि जब सराउंडिंग से हीट जा रहा होगा कहाँ, सिस्टम पे, तो हीट का साइन क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आ जाइए, दूसरा पॉइंट में मैं सिस्टम यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सिस्टम। अब जब आपका दूसरा केस में कि जब सिस्टम से हीट बाहर जा रहा होगा सराउंडिंग में, ये हो गया आपका सराउंडिंग, जब सिस्टम से बाहर जा रहा होगा हीट, जब सिस्टम से हीट बाहर जा रहा होगा सराउंडिंग में, तो वो आपका हीट क्या होता है सर, नेगेटिव। ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना पड़ेगा कि हीट का साइन कब आप पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर अगर हीट का आंसर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पूछा जाएगा कि हीट लॉस हो रहा है या गेन हो रहा। तो पॉजिटिव आ रहा तो ये हीट को गेन कर रहा है सिस्टम, और हीट का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये भाई हीट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये हीट को लॉस कर रहा है कहाँ, सराउंडिंग में, ठीक है। दो चीज, यानी ये आपका हीट का साइन क्लियर हो गया। हीट का साइन क्या क्लियर हुआ सर, देखिएगा यहाँ पे हीट का साइन आपने दो चीज क्लियर किया सर, कि आपका हीट का साइन पॉजिटिव होगा तब जब आपका हीट कहाँ जा रहा होगा सर, सिस्टम में, ठीक है। जब हीट आपका सिस्टम में जा रहा होगा, कहाँ से, सराउंडिंग से। और एक हीट का साइन शायद नेगेटिव है, मतलब क्या है कि सिस्टम से हीट कहाँ जा रहा होगा सर, सराउंडिंग में जा रहा होगा, तब आपका हीट का साइन क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे गेन ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ हीट हो रहा है सिस्टम के द्वारा, और यहाँ सिस्टम के द्वारा हीट को क्या हो रहा है, रिलीज किया जा रहा है। क्लियर, चलिए भाई। अब आइए दूसरा, वर्क का डायरेक्शन साइन भी आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग वर्क का बात कर लें। फर्स्ट केस, ये देखिए अब सिस्टम है आपका, ठीक है, ये आपका सिस्टम है। अब याद रखिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो वर्क का साइन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मशीन वर्क कर रहा है, तो उस केस में पॉजिटिव साइन लेंगे वर्क का, यानी कि सिस्टम को हिंदी में कहते हैं निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो हम क्या लेंगे, डायरेक्शन साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, अगर सिस्टम के ऊपर अगर काम किया जा रहा है, अगर मशीन के ऊपर ही अगर काम किया जा रहा है, तो आपका वर्क का साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, ये सारा लिखा हुआ इसलिए मैं फटाफट रफ हैंड रिटन में लिख रहा हूं। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि निकाय के ऊपर ही किया गया कार्य, यानी कि ऑन द सिस्टम रहा तो भाई नेगेटिव, बाय द सिस्टम रहा तो पॉजिटिव। समझ में आ गया, हीट का साइन और वर्क का साइन समझ में आ गया कि अगर सिस्टम के द्वारा किया जाएगा वर्क, अगर सिस्टम मशीन वर्क कर रही होगी तो भाई क्या होगा, वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर हम सिस्टम के ऊपर मशीन के ऊपर कार्य कर रहे होंगे तो वर्क का साइन नेगेटिव होगा। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे चीजों को समझते। देखिए पहला यहाँ पे साइन का बारे बताया कि इफ सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, देन इन दिस केस हीट विल बी पॉजिटिव। इफ सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है तो हीट नेगेटिव होगा। इफ सिस्टम रिलीज हीट टू सराउंडिंग देन हीट विल बी नेगेटिव, एंड इन दिस केस हीट लॉस, ऊष्मा का यहाँ पे नुकसान होगा। ये मैंने बता दिया। वर्क का आप साइन देख लीजिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा किया जाएगा कार्य तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर किया जाएगा कार्य तो वर्क का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिनिश। अब आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, इसमें दो साइंटिस्ट ने इस लॉ को डिफाइन किया है। दो स्टेटमेंट मिलेंगे, एक है आपका केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि इफिशियंसी ऑफ इंजन कैन नॉट बी 100%, ठीक है ना। यानी कि जो केल्विन प्लैंक्स का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100%
नहीं, मतलब 100% हो जाए, ठीक है, 100% नहीं हो सकता। यानी कि वही बात जो मैंने हीट आपको अगर दिया है जितना भी, उतना हीट का, यानी आप जितना भी खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, आपने जितना भी कैलोरी एनर्जी आपने एज ए फूड लिया है, तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट का जो आपके बॉडी में आता है ना, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी के बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस में ही लॉस हो जाती है। बाकी रेस्ट एनर्जी से आप कुछ भी कार्य को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अमाउंट, यानी कि आप भी एक मशीन है, तो आप भी 100% वर्क नहीं कर पाते हैं, 100% एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैल्विन साहब ने यही कहा था, कैल्विन प्लैंक्स ने यही कहा था कि इफिशिएंसी ऑफ इंजन कैन नॉट बी 100%। इन्होंने यही कहा कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं हो सकता है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो जाए। देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझा दिया, ये सब डायग्राम इसीलिए ताकि यहाँ पे कम मेहनत करना पड़े। ये आपका HE मतलब हीट इंजन या कोई मशीन ले लीजिए, सोर्स से हीट आ रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसने वर्क किया है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा, और वो हीट रिजेक्ट कहाँ आता है, सिंक में आता है। तो इफिशिएंसी इक्वल्स टू मैंने बताया सर आउटपुट अपन क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो आउटपुट एज ए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, और इनपुट आपने क्या दिया सर, QS दिया, इनपुट आपने क्या दिया सर, QS दिया। अब आपको यहाँ पे मैंने ये बताया था LHS इक्वल्स टू, ये आपका LHS हो गया, या फिर एज ए इनपुट और आउटपुट मैंने बताया था RHS, यानी कि 10 जूल आपने हीट दिया तो 8 जूल वर्क हुआ, 2 जूल क्या हो गया भाई, लॉस हुआ, तब तो 10 जूल इक्वल्स टू 10 जूल आपने किया। तो यहां से आपने एक वर्क का और फॉर्मूला आप डिराइव कर लेते हैं, जो यहां से आपका फॉर्मूला आता है, यहां से वर्क यहां से निकाल लीजिएगा, QS माइनस QR, है ना। तो इस वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं और भी सर, QS माइनस QR अपन QS। तो यहां से उसको सॉल्व करके इफिशियंसी का एक ये भी फॉर्मूला, देखिए एक तो इफिशियंसी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा ये आपको याद रख लीजिए, यही इसका भाई सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, और ये इसके थ्रू ही हमने यहाँ पे पहुंचा। अब आइए यहाँ पे लिखा गया कि आप जितना हीट सप्लाई करते हैं, अगर उतना अगर आपने वर्क करा लिया तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बट ये क्या पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। जो आप हीट देते हैं भाई, वो हीट क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क, यानी कि आप जितना भी हीट दे लीजिए उतना आप वर्क करा नहीं पाते, उससे कम ही वर्क करा पाते हैं, ठीक है। तो इस केस में इफिशियंसी 100% से कम होती है, यही नॉर्मल कंडीशन होता है। जितना आप हीट दीजिएगा उतना आप वर्क नहीं करा सकते, नेवर बी इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन कंप्लीटली, वही बात यहाँ लिखी गई है। तो ये पहला स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कैल्विन का क्लियर है। अब बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट की। क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा गया, ये बात अब हम लोग समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था क्लॉसियस साहब ने, कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको भी पता है, मैंने कई बार बताया है कि जो आपका हीट है, हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। ये ऑलवेज फ्लो कहां से कहां करती है, हाई टेम्परेचर टू कहां फ्लो करती है भाई, लो टेम्परेचर। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है B जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट किधर से किधर जाएगा भाई, हीट इस डायरेक्शन में सप्लाई होगा, ठीक है। तब तक होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाए, यानी कि कुछ समय के बाद देखा जाएगा हीट सप्लाई होते होते A ऑब्जेक्ट और B ऑब्जेक्ट दोनों का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी 22 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हीट क्या होगा भाई, सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा भाई। यानी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हीट ऑलवेज, यानी कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कहां से कहां, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लियर है। चलिए अब आइए हिंदी, अगर यही बात हिंदी में कहना हो तो इन्होंने क्या कहा सर, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही प्रभावित होती है। लेकिन एक बात समझिए ध्यान से, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही फ्लो करेगी, ऐसी बातें नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और कोई भी आप यहाँ छत से यहाँ पे बॉल को रखे हुए हैं, ठीक है। आपको मैंने ग्रेविटेशन में बहुत अच्छा से समझाया है, इसका अपना कोई मास है, इसका अपना मास है 6 × 10⁻24 kg। कोई भी ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु है जिसकी अपनी अगर मास है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ये फोर्स F1 लगा रही है अर्थ के ऊपर, और अर्थ इस बॉल के ऊपर लगा रहा है F2 फोर्स, ठीक है। यही फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब कहीं से बराबर होने के बाद भी ये बॉल नीचे क्यों गिर जा रहा है, ये अर्थ इस बॉल को नीचे क्यों खींच ले रहा है, अगर ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन है, इसीलिए क्योंकि अर्थ का जो मास होता है कंपैरेटिवली बॉल से बहुत अधिक होता है। तो जब बात अगर प्लैनेट की आ जाती है तो उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो ये तो बात ठीक है सर, लेकिन आप ये बताइए, अब ये ऑब्जेक्ट यहां मैंने अर्थ पे रख दिया, ये छत पे था तो ये बॉल नीचे गिर गया, बहुत बढ़िया बात। आप इस बॉल को कुछ एनर्जी दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई भी वेलोसिटी मत दीजिए, आप हाथ से बस हाथ में रख के हाथ हटा लीजिएगा,
वो बॉल नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या ये बॉल को बिना एनर्जी दिए ये बॉल ऊपर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसके बावजूद भी आप इसको ऊपर भेज पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आप बाहर से एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं। उसी प्रकार कि अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जेक्ट है और ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको पता है कि हीट यहां से यहां जाएगा, हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा। बट जरूरी नहीं है, मैं ये डायरेक्शन चेंज भी कर सकता हूं, मैं इस डायरेक्शन में भी हीट को फ्लो करवा सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? एक्सटर्नल वर्क, यानी बाहर से हमें कुछ कार्य करना होगा या बाहर से हमें एनर्जी देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉल को देते, तब ये बॉल ऊपर जाती है, देन फिर ये बॉल नीचे आती है। समझ में आ गया? चलिए भाई, यानी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री, तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। और दूसरा मैंने ये बताया कि भाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क या फिर हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक और स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है समझिएगा। देखिए भाई, सेकेंड जो आपका जो एक और जो स्टेटमेंट है ये आप ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले आप एक प्रोसेस समझिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए, जो आपका एक है आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आप छत से, मतलब जो छत की जो सीढ़ियां है ना, इस प्रकार से छत की सीढ़ियां होती है, ठीक है, इस प्रकार से छत की सीढ़ियां होती है। और फाइनली अब आप यहाँ पे क्या हुए भाई, देखिएगा, अब आप जो है यहाँ पे छत पे चढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ से आप पानी का कुछ भी, मतलब 1 मग 2 मग पानी को गिराइएगा तो पानी ऑटोमेटिक, अब आपको कुछ नहीं करना का, पानी इस प्रकार से नीचे गिरते चली जाएगी। तो आपको बाहर से कुछ कार्य करना पड़ा नहीं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया सर? स्पॉन्टेनियस, मतलब वो खुद से ही हो जाए। और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराने के लिए हमें क्या करना, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके लिए हमें कार्य करना पड़े, एनर्जी देना पड़े, तो वो प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? वही बात यहाँ लिखी गई है कि स्वतः होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं सर? मतलब वो प्रक्रिया जो अपने आप हो जाए, उसके लिए हमें कुछ ना करना पड़े, यानी कि दैट प्रोसेस विल अकर बाई सेल्फ, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया? जिसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क किए बिना हम उस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिए अभी यहाँ पे, जैसे कि आपका हीट जो फ्लो हो रहा था हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रहा था ना भाई, इसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ा नहीं, ये ऑटोमेटिक हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाने के लिए आपने क्या किया भाई? एक्सटर्नल वर्क किया। तो ये हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए, तो यहां से अब हमें एक चीज बस जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको ये समझाना है, अदर स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ। देखिए, सेकंड लॉ का 2 स्टेटमेंट तो ठीक है, कैल्विन का और क्लॉसियस का। कैल्विन ने कह दिया भाई एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम क्लॉसियस का हाई टू लो फ्लो करेगी, और लो से हाई करने के लिए हमें भाई एनर्जी वर्क करना पड़ेगा। अदर स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इसको पढ़िए ध्यान से। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रोपी इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए भाई, इससे पहले हमें सर इंट्रोपी बता दीजिए क्या होता है। चलिए आइए देखिए, इंट्रोपी हिंदी में भी इंट्रोपी कहेंगे, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोपी मींस होता क्या है? इंट्रोपी इज मेजरमेंट और रैंडमनेस और डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी। मतलब ये कि किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, यानी कि कितना मूवमेंट है उसमें। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं, ये कोई एक आपका पदार्थ है, मैटर है, यहाँ पे पार्टिकल है ये, ठीक है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर, पार्टिकल ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल के बीच में कितना मूवमेंट है। मान के चलिए कि इंट्रोपी का यहाँ पे वैल्यू है 2 और एक है इंट्रोपी का वैल्यू यहाँ पे है आपका 6। तो भाई यहाँ पे इंट्रोपी का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का जो मूवमेंट है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, वो बहुत ज्यादा। वहां पे इंट्रोपी अगर ज्यादा, मतलब वहां पे रैंडमनेस उस सिस्टम में बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? इंट्रोपी मतलब क्या है सर? सिंपल सा ठेठ भाषा में कि किसी सिस्टम या निकाय में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, या फिर अनसर्टेनिटी, मतलब कोई सर्टेनिटी वहां पे नहीं होता। चलिए अब आइए यहाँ पे इसको पढ़िए। जो अदर स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, जो यहां से सवाल बनता है, सिस्टम हो या यूनिवर्स हो या कुछ भी हो सकता है, उसकी जो इंट्रोपी, हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम या यूनिवर्स की इंट्रोपी हमेशा, या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, या तो वो इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। कभी भी इंट्रोपी घटती नहीं है, ये आपको याद रखना। यही सवाल आपसे पूछा जाता है, वही मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इंट्रोपी नेवर भी डिक्रीजेस, ठीक है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस की बात है? जो प्रोसेस खुद ब खुद होती है।
तो उसके लिए जो एंट्रोपी होगी या तो इंक्रीज करेगी या फिर क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, नेवर भी डिक्रीजेस, कभी भी घटेगी नहीं। चलिए ये हो गया। अब अच्छा, जैसे ये सब एग्जांपल मैंने दिया नॉन स्पॉन्टेनियस का, देखिए अब यहां से याद देखिए क्वेश्चन बनता है कि ये मैंने पूछा भी था, यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने डाला था। खैर, चेंज इन एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है किस लॉ से मिला है हमें, तो भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला है। और जो रेफ्रिजरेटर जो वर्किंग करता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही कार्य करता है। खत्म यहां तक, ये सब आपको याद रखना भाई। सोर्स के बारे में मैंने बता दिया, जहां से हीट है, सिंक के बारे में मैंने बता दिया है। अब आइए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास में, बस खत्म है ये आपका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला गया है, देखिए एट 0 केल्विन। अच्छा एक बात बताइए, किस थर्मामीटर में टेम्परेचर का नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, वो कौन सा स्केल है भाई, केल्विन स्केल है भाई। स्केल वगैरह थर्मामीटर सब बढ़िया है ना, बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो उसका भी एक मास्टर वीडियो डाल दूंगा 20 से 25 मिनट की। तो देखिए भाई, चलिए यहाँ पे आइए एट 0, देखिए साइंस एक बार पढ़िए मेरे साथ, फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक वीडियो डाला था कल रात में ही, जो एलपी सीबीटी 1 और ग्रुप डी के लिए, जो 2025 की जो वैकेंसी है 10,000 के आसपास है अप्रॉक्स। और कितना अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डिग्री हाइड्रोजन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सब करोड़ों में आपको अपना मेरिट बनाने में सवाल काम देगा भाई, ठीक है। खैर इस सब में हटाइए, देखिए कंटेंट की क्वालिटी होगी, कंसेप्ट की क्वालिटी होगी, तो आप जरूर हमारे साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप एक टीचर से नेवर भी आप किसी से नहीं पढ़े, कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट कोई एक टीचर से पढ़ता भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 400 500 200 की कोर्स, तो भाई हम 1000 अगर इन्वेस्ट कर दे 2 से 3 टीचर के पास, उनका कंटेंट ले ले, तो फिर भाई क्यों ना सिलेक्शन होगा। खैर देखिए एट 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, देखिए 0 केल्विन कहने का मतलब क्या है भाई, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। 0 केल्विन मतलब क्या है भाई, 0 केल्विन पे आपका जो पार्टिकल होता है, देखिए यहाँ पे पार्टिकल है इस प्रकार से, ठीक है। और अब यहाँ पे पार्टिकल का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, अब मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब यही पार्टिकल क्या हो जाएगा देखिएगा, चलिए मैं इसको और थोड़ा सा साइज में ले लूं, तो वही पार्टिकल अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे कि बर्फ का ये एग्जांपल हो गया, और ये पानी में, तो पानी में पार्टिकल के बीच में गैप होता रहता है ना भाई, मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, केवल वाइब्रेशन होता है, केवल वाइब्रेट करती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया भाई, ये पार्टिकल चिपक गया है, तो यहाँ पे क्या रैंडमनेस हुआ, क्या पार्टिकल मूव करेगी नहीं, यानी कि यहाँ पे इंट्रोपी क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे तो इंट्रोपी नहीं 0। तो इंट्रोपी कब 0 होता है, जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर गेन कर लेंगे तब। तो वही बात कहा गया कि एट 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी इज 0 और मिनिमम, ठीक है, एंट्रोपी इज 0 और मिनिमम, काम खत्म। वही बात हिंदी में लिखी गई है भाई, यही बात हिंदी में लिखी गई है। देखिए मैंने क्या कहा, इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे से भाई, फिर शायद जल्दबाजी हो जाए। देखिएगा ये आपका है, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है, ठीक है, और यही पे मैंने अब दिखा दिया है, ये तीनों पार्टिकल इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस नॉट 0 केल्विन होगा, ठीक है। 0 केल्विन इक्वल टू कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब थर्मामीटर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है भाई, तो अभी ये पानी में है, तो इसके बीच का देखिए गैप, देखिए यहाँ पे गैप, देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे इन दोनों का बीच में गैप है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन क्या यहाँ आपको गैप मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा गैप नहीं। यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंट्रोपी की वैल्यू होगी 10 5 6 कुछ भी, लेकिन यहाँ पे तो मूवमेंट होगा ही नहीं, मूवमेंट 0 है, डिसऑर्डरनेस 0 है, रैंडमनेस 0 है, यानी इंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा गया आपको कि एट 0 केल्विन, ठीक है, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी इज 0 और मिनिमम। 0 केल्विन पर या परम शून्य ताप पर किसी वस्तु की जो एंट्रोपी है वो शून्य या फिर न्यूनतम होगी। अब इस पे बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल यूट्यूब पे भी डाल रखा है और एप्लीकेशन पे भी डाल रखा है, ठीक है, ये मैंने करा दिया भाई, ये बहुत शानदार लेवल पे मैंने समझा भी रखा, तो खैर ये कर लीजिएगा। तो चलिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका डिमांड था यूट्यूब पे भी काफी स्टूडेंट, तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेड स्टूडेंट नाराज नहीं होंगे आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारी, अब जैसे हीट एंड टेम्परेचर में तो मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया, 18-19 क्लास मैंने लिया, तो देखिए ये सब कंटेंट भी दिया भाई। अच्छा मैं देखिए थर्मामीटर की जो बात कर रहा था, यहाँ मैं आपको अगर दिखा दूँ, देखिएगा ये रहा टेम्परेचर स्केल, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, बेस पे ये सारी चीजें हैं। और देखिए इसका जो मेन जो नोट्स में आपने जो एप्लीकेशन में कोर्स लिए है ना, देखिएगा एटलीस्ट यहाँ से ये चीज को देख करके जाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम क्रिप्स, जो स्केल का जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो मैंने लिख रखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट का। न्यूमेरिकल्स तो ये सारे अभी न्यूमेरिकल से निकल रहे हैं, यहाँ से मैंने सारे फिर फॉर्मूला एक जगह मैंने कलेक्ट करवा दिया, ये रहा पॉइंट आपका, ठीक है। यहीं से आप एक बार देखिए सारा फॉर्मूला मैंने एक जगह कर दिया है, ये सारी चीजें, और ये सारा पॉइंट, ये सब पूरा चीज आप देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस चलिए भाई, बाकी इसमें बहुत सारा स्पेसिफिक लैटेंट ये सारी चीजें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।